नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार अंक में आपसे मुखातिब हूं। आज के अंक में मैं सहकारी समितियों के निबंधन की प्रक्रिया की चर्चा करूंगा। यह चर्चा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत विहित प्रावधानों की होगी। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, आगे से मैं इसके लिए अधिनियम शब्द का प्रयोग करूंगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 6 की उपधारा 1 में यह वर्णित है कि राज्य सरकार राज्य अथवा उसके किसी भाग में सहकारी सोसाइटियों के लिए किसी व्यक्ति को निबंधक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उस निबंधक के सहायतार्थ अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी। इस प्रावधान के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि पटना सचिवालय में निबंधक सहयोग समितियां के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पदस्थापना की जाती है। यह प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, वर्तमान में भी कार्यरत हैं, और उनके सहायतार्थ सचिवालय में या क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की नियुक्ति और पदस्थापना की जाती है। इस संबंध में हमको एकदम स्पष्ट हो जाने की जरूरत है। अब अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कतिपय शक्तियाँ सौंप सकेगी। किन्हें सौंप सकेगी, यह धारा 6 की उपधारा 2 के क में स्पष्ट किया गया है। क में यह कहा गया है कि निबंधक के सहायतार्थ उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन धारा 26 के अधीन शक्ति को छोड़कर निबंधक की सारी अथवा कोई शक्ति प्रदान की जा सकती है। यह स्पष्ट करता है धारा 6 की उपधारा 2 का क कि निबंधक के सहायतार्थ उपधारा 1 के अंतर्गत जो भी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, पदस्थापित हुए हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 26 को छोड़कर निबंधक की सारी शक्ति या कोई शक्ति प्रदान की जा सकेगी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निबंधक अधिनियम की धारा 26 में क्या प्रावधान है। अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार को किसी पंजीकृत सहकारी सोसाइटी के उपविधि में संशोधन को निर्देशित करने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रत्यावर्जन नहीं किया जाता है। यह स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है। अब इसमें मैं थोड़ा सा स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 31 दिसंबर 2008 को बिहार गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को शक्तियाँ उनको प्रत्यावर्जित की गई है। निबंधक की शक्तियाँ प्रत्यावर्जित की गई। अब विभिन्न स्तर के अधिकारियों को इसमें संपूर्ण बिहार के लिए सभी प्रकार की सहकारी समितियों के संदर्भ में जो शक्तियाँ दी गई, वह निबंधक के कार्यालय में जो शक्तियों की का प्रत्यावर्जन किया गया, वह धारा 48(2) के अंतर्गत निबंधक द्वारा अंतरित विवादों के संदर्भ में, इसको विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि अधिसूचना के द्वारा जो अधिसूचना निकाली गई 31 दिसंबर 2008 को, उसके द्वारा जो निबंधक के कार्यालय में पदस्थापित संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ, उप निबंधक सहयोग समितियाँ और विशेष पदाधिकारी उपभोक्ता को कतिपय निबंधक की कतिपय शक्तियाँ प्रदान की गई। इसमें एक चीज़ उल्लेखनीय है कि अपर निबंधक के नाम का उल्लेख नहीं है, जबकि अपर निबंधक की पदस्थापना भी सचिवालय में होती है। इसके बारे में बाद में आगे चर्चा की गई है, यह ध्यान देने का चीज़ है। अब किस तरह की शक्तियों का प्रत्यावर्जन किया गया, या इसको समझने की ज़रूरत है, इसको भी सुनने की ज़रूरत है। यह कहा गया कि संपूर्ण बिहार की सभी प्रकार की सहकारी समितियों के संदर्भ में संपूर्ण बिहार की जो निबंधक के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारी हैं, उनको जो शक्तियाँ प्रत्यावर्जित की गई, संपूर्ण बिहार की सभी प्रकार की सहकारी समितियों के संदर्भ में धारा 48(2) के अंतर्गत निबंधक द्वारा अंतरित विवादों के संदर्भ में, धारा 48(2) के अंतर्गत निबंधक को विवाद हस्तांतरित ट्रांसफ़र करने का अधिकार है अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। तो धारा 48(2) के अंतर्गत निबंधक द्वारा अंतरित विवादों के संदर्भ में
धारा 26, 48 में उपधारा 6 एवं 8 को छोड़कर एवं 56 को छोड़कर शक्तियाँ प्रत्यार्जित की गई जो निबंधक के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारी हैं 2008 की अधिसूचना के द्वारा, परंतु उन्हें धारा 26 की शक्ति, धारा 48 में उपधारा 6 एवं 8 की शक्ति एवं धारा 56 की शक्तियों को छोड़कर निबंधक की सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो हमको ये समझना चाहिए, मैंने पहले ही कर दिया कि धारा 26 में क्या है। तो धारा 26 में पंजीकृत सोसाइटी के उपविधि में संशोधन हेतु निर्देशित करने की निबंधक की शक्ति है। यह शक्ति प्रत्यार्जित नहीं की गई सचिवालय के अधिकारियों को निबंधक द्वारा। यह व्यवस्था अभी तक कायम है। इसी तरह 48, 6 और 8 को छोड़कर 6 एवं 8 को 48 की शक्तियाँ दी गई, धारा 48 शक्तियाँ दी गई, लेकिन उसकी उपधारा 6 एवं 8 को छोड़कर अन्य सभी शक्तियाँ दी गई। तो उपधारा 6 में क्या है, क्या प्रावधान है, जरा इसको समझने की ज़रूरत है। यह है कि जो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो उससे क्षुब्ध व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। धारा 6 में यह प्रावधान है। इसी तरह धारा 8 में रजिस्ट्रार को, निबंधक को यह शक्ति है कि किसी भी मामले का अभिकथन कर उसको न्याय हेतु न्याय निर्णयार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रेषित कर सकते हैं। यह शक्ति भी अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं दी गई। स्थिति स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में जो पदस्थापित संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ, उप निबंधक सहयोग समितियाँ एवं विशेष पदाधिकारी, उपभोक्ता स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्हें निबंधक द्वारा धारा 48 की उपधारा 2 के अंतर्गत विवादों के संदर्भ में धारा 26, धारा 48 की उपधारा 6 एवं 8 एवं धारा 56 की शक्तियाँ छोड़कर अन्य शक्तियाँ प्रत्यार्जित की गई। अब धारा 26 में क्या है मैंने स्पष्ट कर दिया, 48 की उपधारा 6 एवं 8 में क्या है मैंने स्पष्ट कर दिया। इसी तरह धारा 56 है रिवीजन की शक्ति है, निबंधक की पुनरीक्षण की शक्ति है। इसको भी हस्तांतरित नहीं किया गया है 2008 की गजट अधिसूचना के द्वारा। अब हम जा देखें कि जो फील्ड में है वहाँ क्या स्थिति है, फील्ड में किन किन लोगों को क्या क्या पावर ट्रांसफ़र किया गया एक्ट का, रूल्स का। जो 2008 की अधिसूचना थी उसने एक्ट के साथ साथ रूल्स के भी कर्तव्य पावर को हस्तांतरित किया है, अंतरित किया है। तो मैंने ऊपर सचिवालय के अधिकारियों के लिए एक्ट के द्वारा प्रत्यार्जित शक्तियों की चर्चा कर दी, रूल्स का कहीं उल्लेख नहीं है। इसी तरह जो प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक हैं उनको भी अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार की सहयोग समितियों के संदर्भ में निबंधक की शक्तियाँ प्रत्यार्जित की गई हैं और यह अधिनियम से संबंधित है। इसमें भी नियमावली की शक्तियों की चर्चा नहीं है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं से वह गजट नोटिफिकेशन मिले तो उसको पढ़ लेने की जरूरत है। अब निबंधक को, जो प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को जो शक्तियाँ प्रत्यार्जित की गई निबंधक की, उसमें धारा 11, 16, 26, 48 की उपधारा 6 एवं 8 एवं 56 को छोड़कर जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक हैं, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की सहयोग समितियों के लिए निबंधक की शक्तियाँ प्रदत्त की गई है। केवल धारा 11 की शक्ति नहीं दी गई है, धारा 16 की शक्ति नहीं दी गई है, धारा 26 की शक्ति नहीं दी गई है, धारा 48 में उपधारा 6 और 8 की शक्तियाँ नहीं दी गई हैं एवं धारा 56 की शक्तियाँ नहीं दी गई है। अब प्रश्न था कि इन धाराओं में क्या उल्लेख है, तो धारा 11 निबंधन से संबंधित है, सहकारी समितियों के निबंधन से संबंधित है। सहकारी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समितियों के निबंधन की शक्तियाँ निबंधक में ही, निबंधक सहयोग समितियाँ बिहार पटना में निहित है। यह अलग बात है कि वे स्वयं शक्तियों का प्रत्यावर्जन एक अलग आदेश के द्वारा करते हैं, जैसे कि पीवीसीएस समितियों के गठन के लिए निबंधक द्वारा डीसीओ को पावर डेलीगेट किया गया। इसी तरह एफपीओ के गठन के लिए निबंधक द्वारा डीसीओ को पावर डेलीगेट किया गया। लेकिन जो मूल अधिसूचना 31 दिसंबर 2008 की थी, इसमें यह शक्ति किसी को हस्तांतरित नहीं की गई थी। प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को धारा 11 था निबंधन की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। इसी तरह से धारा 16 में ऋण देने पर प्रतिबंध के संबंध में जो निबंधक की शक्तियाँ हैं, सहकारी सोसाइटियों द्वारा ऋण वितरित करने पर प्रतिबंध के संबंध में, प्रतिबंध लगाने के संबंध में निबंधक की जो शक्तियाँ हैं, उसे भी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ को हस्तांतरित नहीं किया गया, आंतरित नहीं किया गया। इसको भी समझने की ज़रूरत है कि जो धारा 16 के अंतर्गत, इसी तरह धारा 26 की चर्चा मैंने भी कर दी। धारा 26 में
पंजीकृत सहकारी सोसाइटियों के विधि में संशोधन करने के हेतु निर्देशित करने की निबंधक की शक्ति का उल्लेख है। इस शक्ति का भी प्रत्यायोजन प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को नहीं किया गया है। इसी तरह से धारा 48 की उपधारा 6 एवं 8, 48 की उपधारा 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है निबंधक को, और 8 में किसी भी मामले के न्याय निर्णयार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रेषित करने का निबंधक के अधिकार है। यह भी शक्तियाँ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को नहीं सौंपी गई। इसी तरह से 56 की भी शक्ति नहीं दी गई। 56 में तो रिव्यू के पावर का उल्लेख है, निबंधक के पुनरीक्षण की शक्ति है। मैंने अभी जो निबंधक की जो शक्तियाँ नहीं दी गई प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को, उसकी मैं चर्चा कर दूँ। अब एक दिलचस्प चर्चा मैं प्रमंडलीय उपनिबंधक सहयोग समितियाँ के लिए भी कर दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक का कार्यालय है, वहाँ एक प्रमंडलीय उपनिबंधक सहयोग समितियाँ के पद का भी प्रावधान किया गया है, और उस पद पर नियुक्ति भी, पदस्थापना भी की जाती है। प्रमंडलीय उपनिबंधक सहयोग समितियाँ की क्या शक्ति है, तो उसके संबंध में उस 2008 की अधिसूचना में उल्लेख है कि प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियों द्वारा धारा 48 की उपधारा 2 के तहत अंतरित विवादों के संदर्भ में प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियों की प्रदत्त शक्तियाँ, मतलब है, कहने का मतलब है कि उपनिबंधक को यदि धारा 48(2) के अंतर्गत प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ कोई मामला अंतरित करते हैं, तो उस स्थिति में प्रमंडलीय उपनिबंधक प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। मैंने चर्चा रजिस्ट्रार के कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों की कर दी, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की शक्तियों की कर दी। अब मैं जिला सहकारिता पदाधिकारियों के प्रदत्त शक्तियों की चर्चा करूँगा, जो 2008 की अधिसूचना द्वारा उन्हें निबंधक की शक्तियाँ जो प्रदान की गई है, मैं उसकी चर्चा करूँगा। देखिए, मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, पहले हमें तो समझना चाहिए कि हमें कौन सी अधिनियम की या नियमावली की कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को या प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को जो शक्तियाँ हस्तांतरित की गई है 2008 की अधिसूचना द्वारा, उसमें केवल अधिनियम की ही चर्चा है, अधिनियम की शक्तियाँ दी गई है। इसी तरह से जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो सहकारी समितियां हैं, उनके संबंध में शक्तियां दी गई हैं। केवल डीसीसीबी को छोड़कर, डीसीसीबी के संदर्भ में उनको शक्तियां प्रदत्त नहीं है जिला सहकारिता पदाधिकारी को। इसे स्पष्ट हो जाने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। अब जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों की क्या स्थिति है, एक नज़र इस पर डालने की जरूरत है। तो उन्हें भी जो निबंधक की शक्तियाँ हैं, उसमें धारा 11, 16, 26, 44 की उपधारा 5, 48 की उपधारा 6 एवं 8 तथा 56 को छोड़कर और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियाँ दी गई है। यहाँ जिला सहकारिता पदाधिकारी के संबंध में नियमावली की भी चर्चा की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 11, 16, 26, 44 की उपधारा 5, 48 की उपधारा 6 एवं 8, धारा 56 को छोड़ के और सारी शक्तियाँ दी गई हैं। इसी तरह नियमावली की बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 37, 38 एवं 39 को छोड़कर निबंधक सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियाँ दी गई है। एक बार मैं फिर स्पष्ट कर दूंगा आपके समझने के लिए कि धारा 11 के अंतर्गत क्या है। तो धारा 11 के अंतर्गत मैंने चर्चा किया है कि पंजीकरण की शक्ति है, सहकारी सोसाइटी की पंजीकरण की शक्ति है, निबंधन की शक्ति है, जो मूल रूप में जिला सहकारिता पदाधिकारी को हस्तांतरित नहीं है, परंतु निबंधक द्वारा समय समय पर आदेश निकालकर यह शक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में एपीओ के निबंधन की शक्ति प्रदान की गई है जिला सहकारिता पदाधिकारी को। अब धारा 16 के बारे में मैं थोड़ा स्पष्ट हो जाऊँ। तो धारा 16 का संबंध सहकारी समितियों द्वारा ऋण देने पर है और उस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति से है। यह भी शक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी को नहीं दी गई है। धारा 26 के बारे में पहले भी कहा, मैं फिर कह देता हूं कि धारा 26 का संबंध निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना द्वारा पंजीकृत सहकारी समितियों के विधि में संशोधन हेतु निर्देशित करने की शक्ति है, यह भी नहीं दिया गया है। इसी तरह धारा 44 की उपधारा 5 की चर्चा करना जरूरत है, जो जिला सहकारिता पदाधिकारी को नहीं प्रदान किया गया है। और धारा 44 की उपधारा 5 में वर्णित है कि परिसमापक के आदेश को
निबंधक के स्वीकृति से जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील करने की शक्ति। धारा 44 की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि परिसमापक के किसी आदेश को क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा निबंधक की स्वीकृति से ही जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश के जिला सत्र एवं न्यायाधीश के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह भी शक्ति डीसीओ को नहीं दी गई है। इसी तरह धारा 48 की धारा 6 का मैंने उल्लेख किया, फिर मैं चर्चा कर देता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति, अधीनस्थ पदाधिकारियों के न्यायालय से क्षुब्ध व्यक्ति का रजिस्ट्रार के समक्ष अपील दायर करने की शक्ति है। यह भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को नहीं दी गई है। इसी तरह से 48(8) में है, निबंधक द्वारा किसी मामले का अभिकथन करके उसे निर्णयार्थ जिला न्यायाधीश को निर्दिष्ट करने की शक्ति 48(8) है। यह भी डीसीओ को नहीं दिया गया है पावर। इस तरह से अन्य सभी शक्तियाँ, यदि उन शक्तियों की जिसकी मैंने चर्चा की उनको छोड़कर धारा 11, 16, 26, 44 की उपधारा 5, 48 की उपधारा 6 एवं 8 तथा 56 को छोड़कर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की सारी शक्तियाँ जिला सहकारिता पदाधिकारी को दी गई है। अब इसी तरह से जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 37, 38 एवं 39 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ हैं जो जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्रदान की गई है नियमावली की। अब मैं सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ को प्रदत्त शक्तियों की चर्चा करूँगा। सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ हमारे यहाँ अंचल स्तरीय पद है। अब यह पावर का जो यह राजपत्र की अधिसूचना वर्ष 2008 में निकली थी, लेकिन बाद में के वर्षों में जहाँ तक मुझे याद है 2016-2008 में पदों का पुनर्गठन के अंत करके जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में एक सहायक निबंधक का पद सृजित किया गया है। लेकिन जिस समय पावर डेलीगेट हुआ था उस समय अंचल स्तर पर हमारे यहाँ सहायक निबंधक होते थे। अब सहायक निबंधक को क्या शक्तियाँ दी गई हैं एक्ट की, रूल्स की, इसको भी देखने की ज़रूरत है। उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, अंचल स्तरीय है, अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत धारा 14 की उपधारा 10 को छोड़कर धारा 20, 25, 35, 36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में उनको शक्तियाँ दी गई हैं। लेकिन उनको है कि अपने स्पष्ट कर दिया गया है कि अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत धारा 14, जिसमें केवल उपधारा 10 को छोड़ के उपधारा 10 की शक्ति नहीं दी गई है, बाकी धारा 14 की शक्ति है। इसी तरह धारा 20 की शक्ति है, धारा 25 की शक्ति है, धारा 35 की शक्ति है, धारा 36 की शक्ति है और धारा 39 की शक्ति है। ग्रामीण अपने कार्यक्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियों के संदर्भ में और भी शक्ति दी गई है। धारा 34, धारा 48 में की भी शक्ति दी गई है उपधारा 6 एवं 8 को छोड़कर। धारा 34 की शक्ति है, धारा 48 में उपधारा 6 एवं 8 को छोड़कर अन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धारा 50 की शक्ति नहीं दी गई है उनको। धारा 52 की शक्ति है, धारा 50 की शक्ति है, धारा 52 की शक्ति और धारा 54 की अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारी समितियों के संबंध में निबंधक सहयोग समितियाँ की सभी शक्तियाँ। अधिसूचना में क्या है, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, इसको आप समझने की जरूरत है। सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत धारा 14 विदिन ब्रैकेट है कि उपधारा 10 को छोड़कर धारा 20, धारा 25, धारा 35, धारा 36, धारा 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी समितियों के संदर्भ में और धारा 34, धारा 48, उपधारा 6 एवं 8 को छोड़कर धारा 50, धारा 52 एवं धारा 54 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी सहकारियों समितियों के संदर्भ में निबंधक सहयोग समितियां की सभी शक्तियाँ। यह सब यूज किया गया है कि उपरोक्त धारा के अधीन जो विभिन्न धाराएं हैं उनके अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सहकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक सहयोग समितियां की सभी शक्तियाँ। अब मैं एक एक करके जो धाराएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूंगा, जो जिन धाराओं की अधिसूचना में जिनका उल्लेख किया गया है। धारा 14 की धारा 10 में है, यदि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन प्रबंध समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद समय पर नहीं कराता है
तो प्रबंध समिति स्वतः अधिक्रमित हो जाती है और अधिक्रमण की स्थिति में निबंधक संयुक्त समितियाँ को उस संयुक्त समिति में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है, शक्तियाँ हैं। यह शक्ति सहायक निबंधक को नहीं प्रदान किया गया है। अब धारा 20 का संबंध दातव्य प्रयोजन हेतु दान करती हैं सरकारी समितियाँ, तो उस पर प्रतिषेध लगाने की निबंधक की शक्ति है। धारा 20 में इसका जिक्र है। धारा 25 में पंजीकृत सोसाइटी की विधियों में संशोधन का उल्लेख है। धारा 25 में पंजीकृत सोसाइटी की विधियों में संशोधन का उल्लेख है। धारा 35 निबंधक द्वारा जांच देने की आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। धारा 36 निबंधक द्वारा किसी सरकारी समितियों के पंजियों के निरीक्षण का आदेश स्वयं करने या किसी अध्यक्ष अधिकारी को आदेश देने की शक्ति का उल्लेख करता है। इसी तरह से धारा 39 किसी सरकारी समिति के लिए जांच या निरीक्षण का कार्य का आदेश निबंधक देता है तो उसका व्यय निर्धारित करने का अधिकार निबंधक को देता है। धारा 34 निबंधक द्वारा निरीक्षण करने की शक्ति का उल्लेख करता है। धारा 48(6) और धारा 48(8) की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। धारा 25 किसी संपत्ति को जब्त करने के निबंधक के अधिकार से संबंधित है। धारा 50 किसी संपत्ति को जब्त करने के निबंधक के अधिकार से संबंधित है। और धारा 52 किसी व्यक्ति या सरकारी सोसाइटी के समक्ष विभिन्न तरह के बकायाओं कि किस तरह से वसूल की जाए उसका प्रावधान करता है। इसी तरह से धारा 54 संपदा जिससे सोसाइटी की जिम्मे बकाया राशि की वसूली की जाए उससे में निबंधक की शक्ति का जिक्र करता है। निबंधक की क्या शक्तियाँ प्राप्त है उसका जिक्र करता है। मैंने डिटेल में जो 2008 की अधिसूचना है उसका जिक्र कर दिया कि किस तरह लिमिटेशन के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की गई है। इस अधिसूचना को समझने की ज़रूरत है, एक बार पढ़ लेने की ज़रूरत है क्योंकि पढ़ने के बाद ही उसको स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या शक्तियाँ नहीं दी गई है। अब जो है कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 2 का ख, मैंने अभी क का जिक्र किया, 2 का ख कहता है कि किसी सहकारी परिसंघ अथवा वित्तदाता बैंक को धारा 20, धारा 28 की उपधारा 3 तथा धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के अधीन निबंधक की सभी अथवा कोई शक्ति प्रत्यावर्जित की जा सकती है। यह भी अधिनियम में प्रावधान है और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेने की ज़रूरत है कि धारा 20 क्या कहता है। तो धारा 20 अगेन दातव्य प्रयोजन हेतु जो दान देती हैं, जो प्रतिशत निर्धारित है कि सरकारी समितियाँ दान दे सकती है, उसको प्रतिषेध करने की शक्ति निबंधक को प्राप्त है। धारा 20 में इसकी चर्चा है। धारा 28 की उपधारा 3 कहता है कि किसी भी सरकारी समिति में बिना निबंधक की अनुमति के प्रोक्षी मतदान नहीं किया जाएगा। हाँ, निबंधक की सामान्य या विशेष स्वीकृति से ही प्रोक्षी मतदान किया जा सकेगा। इसी तरह धारा 34 निबंधक द्वारा निरीक्षण की चर्चा करता है। धारा 36 निबंधक द्वारा पंजियों के निरीक्षण की चर्चा करता है। तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि किन किन शक्तियों का प्रत्यावर्जन किया जा सकता है सरकारी परिसंघ अथवा वित्तदाता बैंक को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ और आगे की चर्चा करता हूँ। अब जो अधिनियम की धारा 6 है उसकी उपधारा 3 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि कार्यों के शीघ्र निपटारे के लिए निबंधक को अपर निबंधक की सहायता अपेक्षित है, वहाँ राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उतने अपर निबंधक नियुक्त किया जा सकेगा, राज्य सरकार कर सकेगी जितने की ज़रूरत हो। यहाँ मैंने ऊपर किया था 6(1) में कि निबंधक के सहायतार्थ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की बात, लेकिन जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 है वो अपर निबंधक की नियुक्ति की चर्चा करता है। वर्तमान में हमारे यहाँ अपर निबंधक का 4 पद स्वीकृत है, सृजित है, करता है। अब 6 जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 4 है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जो अधिसूचना 2008 में निकली थी और उसमें जिस तरह से शक्तियों का प्रत्यावर्जन किया गया था उसमें निबंधक के नाम का कहीं उल्लेख नहीं था, अपर निबंधक के नाम का कहीं उल्लेख नहीं था। लेकिन जो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 4 है वह स्पष्ट कहता है कि अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बातों के होने पर भी निबंधक अपर निबंधक को वे शक्तियाँ, कृत और कर्तव्य प्रत्यावर्जित
अंतरित या समुन्देशित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसमें धारा 26 और 56 के अधीन की शक्तियाँ भी शामिल है। तब अपर निबंधक को इस प्रकार प्रत्यावर्जित, अंतरित या समुन्देशित मामलों में निबंधक की शक्तियाँ होंगी। स्पष्ट उल्लेख है कि 6 अधिनियम की धारा 6 की उधारा 3 में कि राज्य सरकार निबंधक की सहायता जितना आवश्यक समझे निबंधक अपर निबंधक की नियुक्ति कर सकेगा। और धारा 6 की उधारा 4 में अपर निबंधक को शक्तियाँ प्रत्यावर्जित की गई है और इसमें धारा 26 और 56 की भी शक्तियाँ अपर निबंधक को दी गई है। लेकिन व्यवहारिक रूप में मैं जब अपर निबंधक था तो मुझे जो निबंधक के ने शक्तियाँ प्रदत्त की थी या शक्तियाँ निबंधक द्वारा प्रदत्त की जाती है अपर निबंधक को, जबकि अन्य अधिकारियों को राजकीय गजट में अधिसूचना निर्गत करके शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है, यही फ़र्क है। तो निबंधक महोदय द्वारा जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी उसमें धारा 26 और 56 की शक्तियाँ नहीं प्रदान की गई थी। धारा 26 का संबंध पंजीकृत सरकारी सोसाइटी के विधियों में संशोधन के निर्देश करने की शक्ति से है और धारा 56 का संबंध है पुनरीक्षण की शक्ति से। तो यह शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। बाकी सभी शक्तियाँ पूरे बिहार के लिए सभी सरकारी समितियों के संदर्भ में निबंधक को प्रदान किया जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर मैं अगले अंक में मिलूँगा तो मैं उसमें सरकारी सोसाइटियों के निबंधन की प्रक्रिया क्यों आगे चर्चा करूँगा। आज समय काफ़ी लग गया डेलीगेट पावर का जो डेलीगेशन हुआ उसकी चर्चा करने में। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्रचार प्रसार करें। देखिए यह एक शैक्षणिक चैनल है, इसमें तो एक टरूस की बातें मैं आपको बताऊंगा, कोई सनसनीखेज समाचार नहीं दूंगा जो तुरंत वायरल हो जाए। इसलिए आपसे आग्रह है कि मुझे आप सपोर्ट करें। और जो एक अधिसूचना निकाला था बिहार सरकार ने 31 दिसंबर 2008 को विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के शक्तियों के प्रत्यार्जन के संबंध में, उसका अवलोकन करें। धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेता है। नमस्कार।